हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं इंडियन इको चैप्टर नंबर 2 को खत्म। ये है हमारा पार्ट नंबर 4। आज हम बेसिकली करेंगे हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के बारे में। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स करे, उसमें बेसिक भी करा, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन करा, आईपीआर करा, लाइसेंस राज करा। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के कुछ एक टॉपिक्स हैं वो खत्म करेंगे, जिसके साथ चैप्टर नंबर 2 मेरा हो जाएगा फाइनली समाप्त। अगर पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, जाके फॉलो कर लो, सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने नाम की अटेंडेंस लगाओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में प्रेजेंस लगाओ एंड आज शुरू करें इंडियन इको चैप्टर 2 एंड आज खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट, इस उम्मीद से कि भैया तुम सब अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा स्कोर लेके आओगे, हमारा नाम रोशन करोगे। तो जल्दी से करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो को। तो मैंने ऑलरेडी एग्रीकल्चर के बारे में सब पढ़ाया था, लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी हमने पढ़िया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, लाइसेंसिंग के बारे में सब पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में और आगे फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, इनका प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा हमारी सरकार ने जरूरी समझा था। कुछ एक इंडस्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, जैसे कि अडानीज की हैं, अंबानीज की हैं, टाटास की हैं, कुछ एक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसके बारे में आप हर रोज खबरों में कहीं ना कहीं सुनते रहते हो, जिनके शेयर्स भी हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पूरे देश भर में, कई तो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। इनके लिए बहुत आसान है किसी भी छोटे से बिजनेस को यूं एकदम से खत्म करने का, उसका डिमांड सारा छीन लेना, उसको तबाह करने की पावर ये लोग रखते हैं हर एक छोटे बिजनेस को। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को संभाल के रखें। ठीक है, क्यों संभाल के रखें, क्या है छोटे बिजनेस, सब पढ़ेंगे। ठीक है, द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी हमारे सरकार ने बनाई थी, कार्वी कमिटी जिसको बोला जाता है, ये हमारी सरकार ने बनाई थी। ठीक है, देखो पहले एसएसआईज के बारे में समझो, पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में समझो, फिर कार्वी कमेटी के बारे में समझेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल यूनिट जिसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए से कम है, जिसने अपने एसेट्स में 1 करोड़ रुपए से कम पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट देता है वो होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है हमारे देश का वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई ना तो फिर एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों की चली जाएगी और गरीबी वापस से फैल जाएगी। ठीक है, वो लोग जिनको नौकरी नहीं मिलती वो खुद का बिजनेस खोलते हैं तो वो भी एम्प्लॉयड हो गए, वो अपने अंडर कई सारे लोगों को रखते हैं तो कितनी एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, विच इज वाई इतनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी है, जिसने अपने एसेट्स में 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट करा है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने क्या बनाई, कार्वी कमेटी बनाई। कार्वी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, भैया कि हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। ठीक है, क्या क्या पर्पस था, रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट करना। देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ना यूजुअली रूरल एरियाज में होती हैं, ऐसी जगहों पे होती हैं जहां पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, ज्यादा बड़े, जितने बड़े अर्बन एरियाज होंगे ना वहां पर उतने बड़े शोरूम्स होंगे, उतनी बड़ी कंपनीज होंगी। ठीक है, उतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगे। छोटे शहरों में, रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, लोग लोकल दुकानदारों से खरीदारी करते हैं। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी एसएसआईज बहुत इंपॉर्टेंट थी और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर तो है ही सबसे बड़े, सेकंड लार्जेस्ट, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो क्या किया गया, हमने प्रोटेक्शन कर दी अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फर्म्स, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्या क्या किया हमने, क्या क्या किया हमने, हमने उनके प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन किया और उनको बहुत ज्यादा कंसेशन दिया। पहली चीज तो अगर तुम्हारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो तुम्हें एक्साइज ड्यूटी, यानी कि जब तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तुम्हारे से टैक्स लिया जाता है, और भी बहुत सारी चीजों पे सरकार तुमसे पैसा लेते हैं। तो सरकार ने बोला मैं तुम्हें बहुत सारी जगह पे सब्सिडीज दे दूंगी, कंसेशंस दे दूंगी और बहुत कुछ तुम्हारे लिए सस्ता कर दूंगी, तो तुम अपना बिजनेस करो बिना किसी के डर से। ठीक है जी, एंड बैंक लोन्स भी उनको मिले एक बहुत सस्ते रेट पे, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, और ये सब कुछ करने के बाद जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट बनाएंगी, बना के बाजार में बेचेंगी, तो बाजार में उनके प्रोडक्ट्स के लिए रिजर्वेशन करी गई कि अगर बाजार में 100 रुपए के सामान, या तुम कह लो कि अगर बाजार में 100 रुपए का सामान बिक रहा है तो फॉर एग्जांपल उसमें से 50 रुपए का सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना,
अगर तुम बाजार में इतना सामान बेच रहे हो तो उसमें से आधा सामान 60, 50, 40% सामान तुम्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से खरीदा हुआ होना चाहिए। ठीक है, रिजर्वेशन जैसे होता है ना कि कॉलेज में 40 सीटें इसके लिए, 50 सीटें उसके लिए, वही रिजर्वेशन थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। गवर्नमेंट रिजर्व्ड प्रोडक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, की बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती हैं। ठीक है ना, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सरकार ने कंसेशन दिया और उनके लिए रिजर्वेशन दी। इससे क्या हुआ, हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो तबाह नहीं हुई, वरना फॉरेन के क्या कहते हैं कंपटीशन से, हमारे देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के कंपटीशन से ये तबाह हो सकती थी। पर सरकार ने इनको कंसेशन भी दिए, रिजर्वेशन भी दी, जिसकी वजह से तबाह नहीं हुई। सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बनी, बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमाती हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी तो 500, 1000 हो सकती है इंडस्ट्रीज, पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ना लाखों में है। ठीक है, हर दूसरे घर में आजकल हमें देखने को मिलता है एक दुकानदार बैठे, एक लाला जी, सेठ जी बैठे हैं। तो लाला, सेठ, दुकानदार, ये सब लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही आते हैं। ठीक है, और इनका एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड सेक्टर के बारे में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। ठीक है जी, तो सरकार ने क्या किया, देखो मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार बोला है कि जो चैप्टर 1 है उसका रिवर्स कर दो तो चैप्टर 2 बन जाएगा, उसका रिवर्स करेंगे तो चैप्टर 3 बन जाएगा। तो चैप्टर 1 में क्या क्या होता था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में, हम इंपोर्ट भी करते थे, हम एक्सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, वो बात अलग है कि इंपोर्टर एक्सपोर्ट किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ करते थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, फिनिश गुड इंपोर्ट करते थे, पर हम इंपोर्ट भी करते थे, हम एक्सपोर्ट भी करते थे, हम पूरी दुनिया के साथ, हमारी जो इकोनॉमी एक तरीके से ओपन थी। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया था, इकोनॉमी को एक तरीके से क्लोज ही कर दिया था। हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पहले क्या होता था, फॉरेन के लोग हमारे देश में आके बिजनेस कर पाते थे, अब हमने मना कर दिया, भाई कोई मेरे देश में नहीं आएगा, कोई मेरे देश में आके बिजनेस नहीं करेगा। मैं अपने देश के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करूंगा, उनको बोलूंगा तुम बिजनेस करो। उनके लिए मुझे कॉम्पिटिशन चाहिए ही नहीं, फॉरेन कॉम्पिटिशन मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, मैं चाहता ही नहीं तुम बाहर से कुछ मंगवाओ, तुम बाहर कुछ भेजो, नहीं, अपने देश का पेट पालेंगे, अपने देश के लोगों को नौकरियां देंगे, उनके बिजनेस कराएंगे। ठीक है, तो हमने क्लोज कर दी थी काफी हद तक अपनी इकोनॉमी, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर दिया था। पहले हम बाहर से सामान इंपोर्ट करवाया करते थे, फिनिश गुड्स, फूड, काफी कुछ इंपोर्ट होता था, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो तबाह कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। अब हमने बोला बाहर से नहीं मंगाना कुछ भी, खुद बनाओ, खुद इंडस्ट्रीज लगाओ, खुद लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, खुद करो सब कुछ, बाहर से नहीं मंगवाएंगे हम। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज इनवर्ड, अपने अंदर झांको, बाहर मत झांको, अपने अंदर देखो कितनी कैपेबिलिटी है, उसको पूरा तरीके से बाहर लेके आओ। मेड इन इंडिया टाइप ऑफ स्कीम हमने शुरू करी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी थी भैया, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बोला। इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो और अपने देश में सामान बनाओ। रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, अच्छा, कैसे हमने प्रोटेक्शन करा इंपोर्ट्स को, कैसे सब्स्टिट्यूट हमने करा, दो तरीके से करा, टैरिफ लगाया, कोटा लगाया। टैरिफ का मतलब है कि अगर तुम बाहर से कुछ भी सामान इंपोर्ट करोगे तो तुम्हें, जैसे अब ट्रम्प कर रहा है ना, ट्रम्प अपने टैरिफ्स लगा रहा है ना, 100% का तुम्हें टैरिफ लगेगा, 150% का टैरिफ लगेगा। यानी कि अगर तुम बाहर से 100 रुपए का सामान मंगवाओगे तो 100 रुपए तुम्हें उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, तुम्हें वो टोटल सामान 200 रुपए का पड़ेगा। अरे 200 रुपए से सस्ता तो हमारे ही देश में बन जाता, हमारे देश में सामान बनता है 150 रुपए का, बिकता है। लोग सोचते बाहर से 100 का मंगा लेते हैं, सरकार ने बोला नहीं, 100 रुपए का टैक्स लगेगा, बाहर से मंगाओ 200 का। मंगाओगे नहीं, क्योंकि घर के अंदर तो 150 का मिल रहा है। ठीक है ना, तो सरकार ने टैरिफ लगाने शुरू किए, टैक्सेस लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज। ठीक है, और कोटाज लगाए कि ठीक है, कुछ लोग कहते थे ठीक है कोई नहीं, तुम टैरिफ लगाओ, मुझे तो 200 रुपए का सामान भी सस्ता पड़ रहा है, मैं तो मंगाऊंगा, क्योंकि भारत में तो बन ही नहीं रहा, मुझे तो 200 का भी सही पड़ रहा है, मैं तो मंगाऊंगा। तुम लगाओ टैक्स, मैं तो फिर भी बाहर से मंगाऊंगा। तो सरकार ने बोला मंगा ले बेटा, एक लिमिट से आगे मंगाया ना बैन कर देंगे, एक लिमिट से ज्यादा मंगा ही नहीं सकते। कोटा लगा दिया, रेफर्स टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट, मैक्सिमम लिमिट लगा दी है ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ अ कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। एक लिमिट से ज्यादा मंगा ही नहीं सकते, अगर मंगाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा, और टैरिफ देके भी अगर मंगा रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट से आगे फिर भी नहीं मंगा सकते। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टैरिफ्स और कोटास के थ्रू हमने करी थी। ठीक है, क्यों करी थी,
क्यों हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करी, क्यों टैरिफ लगाया, क्यों कोटा लगाया, ताकि हम फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड कर सकें। देखो बाहर की जो कंपनियां है ना, चाइनीज कंपनियां हैं जैसे, वो सस्ते में सामान बनाती हैं, सस्ते में सारी दुनिया में बेचती हैं। अरे अगर हमारे देश में सामान, जैसे मैंने बोला हमारे देश में 150 का बिक रहा है सामान, बाहर से 100 रुपए का मिल रहा है, कोई नहीं सोचेगा कि हमारे देश के गरीब की मदद होगी। नहीं, लोग कहते हैं मैं भी गरीब हूं, मैं 100 रुपए का खरीदूंगा बाहर से, मैं क्यों 150 रुपए दूं अपने देश में। तो कंपटीशन था, ठीक है, सस्ती चीजें आ रही थी बाहर से, उससे कंपटीशन था, जिसकी वजह से हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, हमारे देश की इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी। तो सरकार ने बोला कोई नहीं, हमें इनको कंपटीशन देना ही नहीं है, इनको आराम से चलने दो, आराम से बड़ा होने दो, आराम से इनको अपना करने दो काम, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इनको डेवलप होने दो। एक बार ये डेवलप हो गए उसके बाद ही तो कम्पीट कर पाएंगे ना। बेचारे अभी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, ये 25 साल का बंदा है, ये 5 साल का बच्चा है, ठीक है, ये इसके साथ पंजा लड़ाएगा तो ये बेचारा हारेगा ना। तो सरकार ने बोला कोई नहीं, इसको भी बड़ा होने दो, फिर पंजा लड़ा के देखना, फिर तुम्हें पीछे छोड़ेंगे। तो सरकार ने बोला मुझे कंपटीशन चाहिए नहीं। इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम्पीट, ठीक है, ठीक है। तो फिर इस वजह से वो क्या कर रहे थे, कंपटीशन को खत्म करना चाहते थे। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, देखो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम बाहर से कुछ सामान मंगवाते हैं तो हमें उसकी डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर में पेमेंट करने के लिए डॉलर होना भी तो जरूरी है। डॉलर ज्यादा होगा तो इंडिया की करेंसी स्ट्रांग होगी, डॉलर कम होगा तो इंडिया की करेंसी वीक होगी। और अगर तुम इंपोर्ट करते रहोगे तो डॉलर आएगा नहीं, डॉलर जाएगा और इंडिया की करेंसी वीक होती रहेगी। हमारे लिए लॉस का फायदा है वो, लॉस का सौदा है वो, तो वो मत करो अपने फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है। रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लोग लग्जरी गुड्स मंगवाते थे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज खत्म होता था, तो ये मत करो, इसलिए सरकार ने बंद करा था। विद प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जब इनको प्रोटेक्शन मिलेगी तो ये धीरे धीरे कम्पीट करने लग जाएंगे। वही तो मैंने बोला, ये 25 साल का बंदा है, ये 5 साल का बच्चा है, कैसे पंजा लड़ाएगा। जिस दिन ये भी 25 साल का हो जाएगा उस दिन ये पंजा लड़ाएगा, उस दिन तुम्हें हराएगा। तो इनको थोड़ा सा बड़ा होने दो, ठीक है। इफेक्ट क्या हुआ, अब इससे हुआ क्या, पहली चीज पिक, ये हमारा क्या है एक्रोनियम, कोई भी पॉइंट है उसका एक्रोनियम मैं साथ के साथ देती हूँ, ठीक है। तो फिर एक्रोनियम क्या है हमारा पॉइंट की क्या क्या इफेक्ट हुआ इन पॉलिसीज का, जो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज थी उसका एक्रोनियम क्या है, पिक, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला क्या था, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन हुई फॉरेन कंपटीशन से, हमारी जो इंडस्ट्री से धीरे धीरे अपनी बढ़ने लगी, धीरे धीरे ये भी सस्ता सामान बनाने लगी, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज इंप्रूव होने लगी, ठीक है। इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, ये हमारे देश का ही इंप्रूव होने लगा क्योंकि कंपटीशन नहीं था। आई से क्या है, इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई होने लगी, मतलब अब हम एक आधा चीज नहीं, अब हम हर तरीके की गुड्स खुद बना रहे थे। पहले तो सिर्फ कॉटन जूट कुछ एक चीजें ही बना रहे थे, अब तो इंजीनियरिंग गुड्स भी खुद बना रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स भी खुद बना रहे हैं, अब सब कुछ खुद बना रहे हैं। पहले तो कोई एक दो चीजें खुद बनाते थे, बाकी बाहर से मंगाते थे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हम ज्यादा बनाने लग गए, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाने लग गए थे, ठीक है, डाइवर्सिफाई हो गया था, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी भी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का था वो बढ़ने लग गया था, जैसे कि तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था इसका कंट्रीब्यूशन 13% से बढ़ के 24.6% हो गया था 1950 से 1990 के बीच में, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो बड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज को तुमने क्या कहते हैं अपने देश के अंदर ग्रो होने दिया था, बाहर से कॉम्पिटिशन नहीं आया था, ठीक है। की रोल इन प्रमोटिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंप्रूव करने में, डेवलप करने में। और ये जो फॉरेन ट्रेड को बंद करना था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, इसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और ज्यादा चांस मिल पाया था डेवलप होने का। इसकी वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा और भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल पाई और वो ग्रो हो पाए, उन्होंने जनरेट करी एम्प्लॉयमेंट और वो अब इंप्रूव हो पा रहे थे, ठीक है जी। चलो अब लास्ट मेरे पास क्या आता है कंक्लूजन, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, तीनों का एक क्रिटिकल अप्रेजल देखते हैं, ठीक है, तीनों के साथ ही। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बना फूड प्रोडक्शन में क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन है। लैंड रिफॉर्म्स की वजह से अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हो पाया। लैंड सीलिंग की वजह से कुछ एक जगहों पे जो अमीर और गरीब का भेदभाव था वो भी कम हो पाया, ऑल्दो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था लैंड सीलिंग, पर कुछ एक सक्सेस हमें मिला था। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज को हमने डाइवर्सिफाई किया था, हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेकर के आए थे, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रेगुलेशन करी थी जिसकी वजह से कुछ एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी प्रिवेंट हुई थी, ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तुम काम ही नहीं करने दे रहे हो। तुम कहते हो 17 इंडस्ट्रीज में तो सिर्फ मैं ही करूंगा, 12 इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर करेंगे, बची हुई इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर कर सकता है
लाइसेंस के साथ कर सकता है। लाइसेंस तुम देते नहीं हो, प्राइवेट सेक्टर काम कैसे करेगा? तो उस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई थी, ठीक है। मैनी इकोनॉमिस्ट वर डिससेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब सरकारी सेक्टर को तो भैया एसी में बैठ के लंच टाइम की वेट करने के अलावा और आता ही क्या है? सरकारी सेक्टर तो यही करता है, तो सरकारी सेक्टर अच्छे से काम नहीं करता था, ठीक है ना, विच इज वाई हमारी इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई थी। ट्रेड सेक्टर में क्या था? इनवर्ड ओरिएंटेड थी हमारी जो पॉलिसी थी, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट था वो भी नहीं हो पा रहा था। अरे तुम्हें बाहर से सामान मंगवाना नहीं है, बाहर सामान भेजो तो, ठीक है ना। तुम सोचो वो अभी लोग सिर्फ 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिमांड ही 100 यूनिट की है। अगर तुम एक्सपोर्ट करना ओपन कर दो तो लोगों को फॉरेन डिमांड भी मिलेगी, तो लोग 100 की जगह 1000 यूनिट बनाएंगे, उल्टा हमारे देश में पैसा आएगा। पर सरकार ने इंपोर्ट के साथ साथ एक्सपोर्ट भी बंद कर दिया था, ठीक है ना, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन इन ऑर्डर टू गेट सेल्फ रिलायंस। हाँ, सेल्फ रिलायंस मिला था हमारे देश को, क्योंकि अब हम बाहर से सामान नहीं मंगवा रहे थे, अपने देश में बना रहे थे, तो एक पॉजिटिव चीज तो थी, ठीक है। डिड नॉट गिव देम द इंसेंटिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। पर लोगों को इस चीज का इंसेंटिव नहीं दिया कि भैया तुम क्वालिटी ऑफ गुड्स भी इंप्रूव करो, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन था हमारे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड सेक्टर का। एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह की वजह से काफी चीजें इंप्रूव हुई थी, पर लैंड सीलिंग अच्छे से नहीं हुई, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट अच्छे से नहीं हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को घुसने नहीं दिया, विच इज वाई काफी प्रॉब्लम्स वहां भी हुई। सरकारी सेक्टर अच्छे से काम कर नहीं पाता था, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड में भी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, विच इज वाई कुछ एक अच्छी चीजें भी हुई कि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोटेक्ट हुई। पर स्टिल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को तुम काम तो वैसे ही नहीं करने दे रहे हो, है ना, उनको तुम लाइसेंस नहीं दे रहे हो, बाहर वालों को तुम आने नहीं दे रहे हो, भैया काफी ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो गई थी। विच इज वाई 1991 में हम एक बहुत बुरी हालत में आ गए थे, विच इज वाई पूरे का पूरा चैप्टर 3 हमने पढ़ना है कि भैया अब इस सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमने कैसे निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है खत्म। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाउट पूछो। सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारी प्लेलिस्ट को फॉलो करो। सारे चैप्टर्स, हर एक टॉपिक की वीडियो लगातार आ रही है। अगर कुछ अच्छा या बुरा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।